राजनीति सिर्फ नारों और भाषणों का खेल नहीं है। असल में ये शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग का विज्ञान है। आज हम यहाँ किसी पार्टी का पक्ष या विरोध करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि जमीनी हकीकत, डेटा और एक ठोस रणनीति, ये तीनों मिलकर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का भविष्य कैसे तय करते हैं। तो चलिए राजपुर रोड के इस रणनीतिक ब्लूप्रिंट को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये है राजपुर रोड, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच बसा हुआ। पर यह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये एक आरक्षित सीट है और आज एक राजनीतिक चौराहे पर खड़ी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो शहरीकरण का जबरदस्त दबाव है और दूसरी तरफ अपनी पहचान को बचाने की जद्दोजहद। सोचिए, एक तरफ हिमालय की शांति और दूसरी तरफ एक बढ़ते शहर की उथल-पुथल, दोनों एक साथ। तो फिर सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि इस निर्वाचन क्षेत्र में आखिर राजनीतिक हवा का रुख बदला तो बदला क्यों? और उससे भी जरूरी सवाल कि ये जो आंकड़े हैं, ये हमें एक असरदार शासन के रास्ते के बारे में क्या बताते हैं। हमारा मकसद आज इसी पहेली को सुलझाना है, एक एक तथ्य को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझना। तो देखिए, अपने विश्लेषण को साफ रखने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले राजपुर रोड की पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी कहते हैं। इसके बाद चुनावी रणभूमि का विश्लेषण, एक 4मुखी रणनीति, फिर 90 दिन का एक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट और आखिर में हम डेटा से गरिमा तक के सफर पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राजपुर रोड की पहेली। देखिए, ये एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसने अपनी राजनीतिक वफादारी बदली है। एक वक्त था जब ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, पर आज यहाँ एक मजबूत मौजूदा विधायक का शासन है। तो इस बदलाव को समझना, यही हमारी पहली चुनौती है। और सच कहूं तो यहीं से सारा राजनीतिक तनाव शुरू होता है। चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 2022 के चुनाव में क्या हुआ? बीजेपी को मिले 53.62% वोट और कांग्रेस को 37.45%। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी आंकड़ा है जीत का अंतर, 16% से भी ज्यादा। समझ रहे हैं? ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक जनादेश है और यही हमें बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। लेकिन एक मिनट, ये जो 2022 का नतीजा है, ये कोई अचानक नहीं हुआ। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 20 साल। जब हम इन 20 सालों के आंकड़ों को देखते हैं तो एक लंबी कहानी सामने आती है, एक ऐसा ट्रेंड जो वक्त के साथ धीरे धीरे मजबूत होता गया। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, ये पिछले 20 साल का सफर है। देखिए, 2012 तक मुकाबला लगभग बराबरी का था, है ना? तब कांग्रेस जीती थी। लेकिन फिर आया 2017, यहाँ खेल पलट गया। बीजेपी का वोट शेयर सीधा 10% से ज्यादा उछल गया और जीत का अंतर हो गया 12%। और 2022 में ये ट्रेंड और भी मजबूत हो गया, जीत का अंतर 16% तक पहुंच गया और दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर लगातार नीचे आता गया। ये आंकड़े चीख चीख कर एक राजनीतिक बदलाव की कहानी कह रहे हैं। हाँ, तो ये आंकड़े हमें राजनीतिक रफ्तार की कहानी तो बताते हैं, पर जमीन की नब्ज वो हमें बताती है कि ये सब हुआ क्यों। तो अब वक्त है आंकड़ों से आगे बढ़कर उन असली वजहों को समझने का जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी भावनाओं से जुड़ी हैं। चलिए अब आते हैं अपने विश्लेषण के तीसरे हिस्से पर, रणभूमि का विश्लेषण। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी नतीजों की जड़ में क्या है, मतलब वोटर्स की शिकायतें क्या हैं और कौन सी रणनीतिक ताकतें यहाँ काम कर रही हैं। तो जमीन पर लोगों की असली चिंताएं क्या हैं? नंबर 1, बेतरतीब शहरीकरण। हरियाली खत्म हो रही है, जंगल कट रहे हैं और लैंडस्लाइड का डर बढ़ रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। नंबर 2, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कों पर जाम, सुरक्षा की चिंता, ड्रेनेज की दिक्कतें, रोज की परेशानी। नंबर 3, सिविक नेग्लेक्ट, मतलब अतिक्रमण पर कोई कंट्रोल नहीं, शिकायतों पर सुनवाई नहीं। और चौथा, आर्थिक मुश्किलें, महंगाई, बेरोजगारी, ये सीधे सीधे घर पर असर डाल रही हैं। किसी ने कहा, और बिल्कुल ठीक कहा, हमारी हरियाली कंक्रीट के लिए खत्म हो रही है और हमारी शिकायतें बस अनसुनी कर दी जाती हैं। अब ये सोचिए, ये सिर्फ एक पेड़ या एक सड़क की बात नहीं है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा है। हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार है और एक साफ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उसी सम्मान का एक अभिन्न अंग है। तो ये लड़ाई सिर्फ सुविधाओं की नहीं है, ये बुनियादी हक की लड़ाई है। ठीक है, अब जरा रणनीतिक तस्वीर को देखते हैं। एक तरफ है आईएनसी की अपनी ताकतें, जैसे उनका पुराना एससी वोट बेस और जाना पहचाना उम्मीदवार।
लेकिन कमजोरियां भी कम नहीं। लगातार 2 हार, जमीन पर कमजोर संगठन, फंड्स की कमी। अब बाहर देखिए, मौके भी हैं, जैसे लोकल मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नाराजगी, लेकिन खतरे भी हैं। बीजेपी का मजबूत संगठन, राष्ट्रीय लोकप्रियता, और यहीं पर असली पेंच है। पार्टी की अपनी अंदरूनी कमजोरियां ही उसे बाहर के मौकों का फायदा उठाने से रोक रही हैं। ये एक क्लासिक स्ट्रेटेजिक डेडलॉक है। और अगर हम और बड़े कैनवस पर देखें तो कई बाहरी ताकतें भी खेल में हैं। पॉलिटिकल लेवल पर राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार होना एक बड़ा एडवांटेज है। इकोनॉमिक लेवल पर महंगाई और नौकरियों की कमी लोगों को, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, परेशान कर रही है। सोशल लेवल पर शहरीकरण से पुराने सामाजिक ताने बाने बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल डिजिटल कैंपेनिंग के दरवाजे खोलता है। और जैसा हमने कहा, एनवायरमेंटल, ये अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन तो एक कोर लोकल मुद्दा बन ही चुका है। तो हमने समस्या को तो समझ लिया, अब बात करते हैं समाधान की। यहाँ एक ऐसी मजबूत और व्यापक रणनीति की जरूरत है जो राजनीतिक वापसी का रास्ता बना सके। हमने इसे नाम दिया है चतुर्मुख सिद्धांत। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? देखिए, इसका आधार एक बहुत ही सीधा सा विचार है। चुनाव कभी भी सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं जीता जाता। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो 4 जरूरी चीजों को एक साथ लाता है: इलेक्टोरल, ऑर्गेनाइजेशनल, नैरेटिव और रिसोर्स। जब ये चारों एक साथ एक दिशा में काम करते हैं, तभी एक कामयाब अभियान बनता है। चलिए, इसके पहले 2 स्तंभों को देखते हैं, इलेक्टोरल और ऑर्गेनाइजेशनल। इलेक्टोरल यानी चुनावी मोर्चे पर फोकस उन एससी और युवा वोटरों पर होना चाहिए जो अभी तय नहीं कर पाए हैं, और मुद्दे शहरी और कल्याणकारी। अब ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठनिक मोर्चा, यहाँ कैडर नेटवर्क को जमीन से दोबारा खड़ा करना होगा, बूथ लेवल की टीमों में नई जान फूंकनी होगी। इन दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है। और अब आखिरी 2 स्तंभ, नैरेटिव और रिसोर्स। नैरेटिव यानी आपकी कहानी क्या है। यहाँ कागजी विकास और लोगों के असल अनुभव के बीच का फर्क दिखाना होगा। फोकस गवर्नेंस, रोजगार और पर्यावरण पर। और रिसोर्स मतलब आपके पास जो भी सीमित पैसा और लोग हैं, उनका स्मार्ट इस्तेमाल करना, कैंडिडेट के नेटवर्क का फायदा उठाना और डिजिटल आउटरीच पर पैसा सही जगह लगाना। तो रणनीति तो बन गई, पर अगला कदम है उसे जमीन पर उतारना। तो अब हम एक ठोस टाइम बाउंड प्लान देखेंगे जो हमें क्या करना है से कैसे करना है की तरफ ले जाता है। ये है 90 दिन का विन बैक प्लान, 4 फेज में। D90 यानी पहले 30 दिन रीबिल्ड, घर घर सर्वे करो, ग्राउंड टीमें बनाओ। D60 अगले 30 दिन इंगेज, कैंडिडेट को लोगों के बीच भेजो, टाउन हॉल करो। D30 फिर अगले 30 दिन एम्पलीफाई, बड़ी रैलियां, मुद्दा आधारित पर्चे, मैसेज को फैलाओ। और आखिर में D0 एग्जीक्यूट, आखिरी वोटर कनेक्ट और पोलिंग के दिन पूरी मोबिलाइजेशन। और आज के दौर में डिजिटल के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टारगेटेड मैसेजिंग और अफवाहों को रोकने के लिए इंस्टाग्राम रील्स, लोगों की समस्याओं पर छोटी असरदार वीडियो बनाने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इन टूल्स का इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी से करना होगा। भारत का जो डेटा प्राइवेसी का ढांचा है वो साफ कहता है कि लोगों की सहमति और निजता का सम्मान सबसे ऊपर है। एक जिम्मेदार राजनीतिक बातचीत किसी के पर्सनल स्पेस में घुसपैठ नहीं करती। ये विश्वास बनाने का तरीका है, सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करने का नहीं। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, और ये सिर्फ चुनावी गणित से कहीं आगे की बात है। ये बात है राजनीति के असली मकसद की। और वो मकसद क्या है? जन केंद्रित शासन। ये जो डेटा है ना, ये सिर्फ जीत का रास्ता नहीं दिखा रहा, ये एक नए सामाजिक अनुबंध, एक नए कॉन्ट्रैक्ट की ओर इशारा कर रहा है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जवाबदेही, सेवा और पर्यावरणीय न्याय पर टिका हो। सीधी सी बात है, डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि असरदार ढंग से शासन करने के लिए लोगों का भरोसा जीतना है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है, क्या ये मुमकिन है कि वोटर्स की शिकायतों को सिर्फ वोटों में न बदला जाए, बल्कि उन्हें एक ऐसे गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट में तब्दील किया जाए जो सच में ईमानदारी से लोगों की सेवा करे? देखिए, ये चुनौती भी है और आने वाले नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से
mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 42 40 40 102 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।